जब हुंकार वीरों की उठती है, ये धरा भी कांप उठती है। पन्ने पलटाए जब जाते हैं, इतिहास में नाम छप जाते हैं। जब प्लासी की गद्दारी से द्रोह हुआ, तो बदला रुख इतिहास का। आप जानते हैं, बचपन में जब मैं लंबी दूरी का सफर ट्रेन में करता था, तो बहुत ही उत्साहित होता था। ट्रेन में बैठते ही अपनी खिड़की की सीट पर कब्जा कर लेना, गुजरते हुए शहरों और गांवों को देखना, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का रुकना और उसी प्लेटफॉर्म पर लोगों की जीवन को देखना, ये सब बहुत उत्साह से भरा होता था। लेकिन जैसे जैसे मेरी ट्रेन मेरे गंतव्य के नज़दीक पहुंचती थी, तो एक बेचैनी होती थी। और आज एक ऐसी ही बेचैनी मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि गंगा के साथ मेरा सफ़र यही मुर्शिदाबाद में ख़त्म होने वाला है। गंगा यहाँ से आगे निकलकर बांग्लादेश में चली जाती है। अगर मुर्शिदाबाद में मेरा सफ़र ख़त्म होता है, तो इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ हुई जंग से शुरू होती है इतिहास के पन्नों पर हिंदुस्तान की दास्तां की दास्तान। इस कड़ी में देखूंगा ऐतिहासिक प्लासी युद्ध भूमि, जहां से करवट ली भारत के इतिहास में। जाऊंगा शानदार हजारद्वारी महल, जिसमें है पुरातत्व विभाग का सबसे बड़ा ऑन साइट म्यूजियम। दर्शन होंगे बंगाली मंदिर वास्तुकला से बने 4 बंगला मंदिर की। खरीदारी करूंगा मशहूर मुर्शिदाबाद सिल्क की। चखूंगा छेना का एक अलग स्वाद, मुर्शिदाबादी छेना बोरा। इस आखिरी एपिसोड में डीजी दूरदर्शन देंगे रग रग में गंगा के दर्शकों को अपना आभार। जानेंगे कैसे नमामि गंगे ने किया गंगा को नगर नगर, शहर शहर में निर्मल और अविरल। यादों के गलियारे में खो जाऊंगा रग रग में गंगा के ना भूलने वाले पल। होगा भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के साथ मां गंगा को आखिरी सलाम। गंगा ने जो मुझे दिया है, वो मेरे लिए बहुमूल्य है। प्लासी का युद्ध, भारत देश वीरों की धरती है। इस जमीन का चप्पा चप्पा इतिहास से भरा हुआ है। और यह भूमि जहां मैं खड़ा हूं, वो तो अतीत की बहुत बड़ी घटना की गवाह है। कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है। इतिहास गवाह है कि आज तक ऐसी कोई भी जंग नहीं हुई जिसमें किसी ने किसी के साथ में छल ना किया। प्लासी की यह जंग छल और षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा मिसाल है। एक तरफ सिराजुद्दौला की सेना और एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव। एक तरफ 50,000 सैनिक और एक तरफ 3,000 सैनिक। लेकिन इन 3,000 सैनिकों के सामने 50,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए, क्योंकि सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने उन्हें धोखा दे दिया। जंग में हथियार ही नहीं उठाए। यह जंग भारत के इतिहास के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहीं से गुलामी का सिलसिला शुरू हुआ था। और इनाम के नाम पर गद्दार मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर के इस शासनकाल में उन्होंने 38 गांव की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी, जिसके बाद अंग्रेजों ने कोलकाता शहर बसाया। प्लासी से मैं पहुंचा नवाबों के शहर मुर्शिदाबाद। प्लासी से मुर्शिदाबाद लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुर्शिदाबाद का नाम बंगाल के पहले नवाब मुर्शीद कुली खां के नाम से पड़ा। 18वीं शताब्दी में बनाई मुर्शिदाबाद में यह शानदार कटरा मस्जिद मुर्शीद कुली खां का ही मकबरा है। मुर्शिदाबाद भागीरथी का पूर्वी किनारा और उस पर बना निजामत किला हजारद्वारी। कौन कहता है कि गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आता। जरा इन हजारद्वारों को खटखटा के तो देखिए, इतिहास जीवित होकर अपना जमाना खुद दिखाने लगेगा। आप जानते हैं, हमारे इतिहास में
राजाओं और नवाबों का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा निर्मित इमारतें हमारी संपदा का बहुमूल्य अंग हैं। अब मेरे पीछे जो आप ये भव्य महल देख रहे हैं वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा स्थल संग्रहालय है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर में आज भी पूरी शान के साथ खड़ा है हजार द्वारी महल। हजार द्वारी यानी हजार द्वार वाला महल। हैरान रह गए जनाब? जब आप इन द्वारों की असलियत के बारे में जानेंगे ना तो भौचक्के रह जाएंगे। कितने असली हैं और कितने नकली, आइए जानते हैं। 12 इमारतों को सजदा करता बंगाल का सबसे बड़ा इमामबाड़ा नवाब मंसूर अली खान ने 1847 में बनवाया था। कहा जाता है कि इस लगभग 680 फीट लंबे इमामबाड़े को बनाने में उस वक्त 6 लाख रुपए लगे थे। इसी इमामबाड़े के अहाते में मदीना मस्जिद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ इबादतगाह में पाक मक्का मदीना से लाई मिट्टी रखी गई थी, जिससे मक्का जाकर सजदा ना करने वाले गरीब मुसलमान यहाँ से अपनी अर्जी रहमत के फरिश्ते तक पहुँचा सके। यहाँ पे एक इमामबाड़ा एग्जिस्ट कर रहा था जो सिराजुद्दौला ने बनवाया था। वो उससे छोटा था। उसमें जब आग लग गया किसी घटना के दौरान तो पूरी तरह से डैमेज हो जाने के कारण एक नया इमामबाड़ा 10 साल बाद यानी कि 1847 में बनकर तैयार हुआ। कितना समय लगा उस समय इस इमामबाड़े को बनाने में? उस समय मात्र 7 महीने लगे। ये हमारे लिए उदाहरण नहीं, आज तो 10 साल लग जाते हैं एक फ्लाईओवर बनाने में। जबकि सब मशीनें हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी एजुकेशन अगर हो तो आप क्या नहीं हासिल कर सकते। यस। ये देखिए तोपों की तोप, ये किसकी देन है? ये बंगाल के इतिहास में हमारे 18 नवाब हुए, उसमें से एक नवाब के टाइम में ये यूज किया जाता था, और जिसको चलाने के टाइम पे ऐसा माना जाता है कि इतना ज़्यादा ये आवाज़ करता था कि जो वुमेन्स होते थे, प्रेग्नेंट वुमेन होते थे, उनका मिसकैरेज हो जाता था। प्लस में आसपास के जो नज़दीक में जो पर्सन्स होते थे उनका हार्ट अटैक तक आ जाता था। लगभग 41 एकड़ की जमीन पर फैले हुए हजारद्वारी महल में नवाब अपने दरबार लगाते थे। अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ प्रशासनिक कार्य भी किए जाते थे। हजार द्वार वाला पैलेस, हजार द्वारी, तो मैंने सुना है कि हजार द्वार तो थे लेकिन सारे के सारे असली नहीं थे। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। इसमें से 900 डोर्स रियल है एंड 100 डोर्स फॉल्स डोर है। फॉल्स डोर का मतलब क्या? फॉल्स डोर्स का मतलब ये है कि आपको बाहर से देखने में जैसा और सब डोर्स लग रहे हैं वो सेम रहेंगे, बट वो है ब्रिक स्ट्रक्चर का एंड प्लास्टर्ड है। उस टाइम के सिक्योरिटी पर्पस ऑफ व्यू से इस तरह का डिजाइन किया गया था, थोड़ा कंफ्यूज हो सके, चकमा मिल सके। अच्छा, यहाँ कोई नवाब रहते थे? एक्चुअली ये बनाया गया 1829 से 1837 के पीरियड में 8 साल इसको बनाने में लगा जी। इसका फाउंडेशन नवाब हुमायूं जहाँ ने किया था जी। और आप देख सकते हैं कि बगल में गंगा नदी है। ये उस टाइम पे एज ए हाई कोर्ट काम किया, इस पे काम होता था। अच्छा। ये उस समय जो प्लासी का जब लड़ाई हुआ 1757 में, तो जैसे ही ब्रिटिशर्स ने वो वार को जीता और यहीं से उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया। अंदर में बहुत सारे कमरे हैं, टोटल 22 गैलरीज है इसमें। वक्त अपनी चाल बदल लेता है, मगर कुछ ऐसा भी होता है जो गुजरे हुए वक्त को अपनी मुट्ठी में दबाए रहता है। बंगाल के अंदर में जो नवाब हुए, 18 नवाब का एक हिस्ट्री है और एक सक्सेशन है। उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे आपको बहुत सारे आइटम्स एंड एंटिक्स मिलेंगे। एक सामने देख रहे होंगे मिरर, उसको मैजिक मिरर बोलते हैं। उस मैजिक मिरर में दूसरे का देखेगा लेकिन अपना नहीं देखेगा, कहीं से भी आप देखेंगे। देखिए, यकीन मानिए आप मुझे इस समय देख सकते हैं लेकिन मैं खुद को नहीं देख पा रहा हूं इस आईने में। महल संग्रहालय के पुरावशेष में शाही परिवार के कई सामान मौजूद हैं जो एक राजसी जीवन की झलक देते हैं। खूबसूरत भव्य तस्वीर है और ये खुद कितने खूबसूरत लग रहे हैं। उस समय का पेंटिंग था तो जैसा उनका लुकिंग होता था जी, तो चित्रकार जो होते थे एज इट इज करने का प्रयास करते थे। नवाब नाजिम हुमायूं जहां, इन्हीं के डायरेक्शन में ये जो राजमहल है, हजारद्वारी पैलेस, ब्रिटिश एक इंजीनियर थे, उन्होंने इतने बड़े सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया था। ये नवाब हुमायूं जहां के बेटे थे और इन्होंने ही जो आपने इमामबाड़ा देखा, जो उनका निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ये कहता हूँ और कुछ का तो पता नहीं मुझे, लेकिन डीएनए में इन्हें अपने बाप की जो लुक्स है ना, यस, वो जरूर मिली है। ये देखिए, ये भी कितने खूबसूरत है। ये पूरा चांदी का पौधा, मतलब कि नवाब के बैठने की स्थान। यस। अब समझ में आया आपको कि वो बात कहाँ से बनी होगी कि तू अपने आप को क्या नवाब समझता है? ये नवाबों की जिंदगी थी।
ये है कर्नल मैक्लियोड डंकन की तस्वीर। डिजाइनर थे, यही थे निर्माता इस पूरे भवन के। ये खूबसूरत झूमर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा झूमर है। पहला लंदन के बकिंगम पैलेस में है। ये नवाब टाइम के पीरियड में यहीं पे दरबार लगता था। ये झूमर नवाब को रानी विक्टोरिया द्वारा तोहफे के रूप में भेंट किया गया था। गंगा के दोनों छोर पर विभिन्न तरह की संस्कृतियां पनपती हैं। एक तरफ जहां मस्जिद और इमाम बाड़े हैं, वहीं दूसरी ओर शिवालय हैं। 18वीं शताब्दी का भगवान शिव को समर्पित इसी गंगा किनारे बने 4 बंगला मंदिर के दर्शन करने नाव की सवारी से भी जाया जाता है। कुछ भगवान आपसे बहुत मशक्कत करवाते हैं, तब तक दर्शन नहीं देते जब तक कि आप कम से कम कुछ किलोमीटर चल के नहीं जाते उन तक। 4 बंगला बंगाली मंदिर वास्तुकला को बखूबी दर्शाता है। इन पर बनी खूबसूरत टेराकोटा की कलाकारी इन्हें एक अलग ही स्वरूप देती है। पश्चिम बंगाल में एक राज्य हुआ करता था, नाटोर, जो विभाजन के बाद बांग्लादेश में चला गया। उसी राज्य की एक रानी थी, रानी भवानी। इतिहासकार बताते हैं कि रानी भवानी का राज्य इतना बड़ा था कि लोग उन्हें अर्धबागेश्वर कहते थे, यानी आधे बंगाल की भगवान। रानी भवानी के पति के देहांत के बाद वो शिव की भक्त बन गई और इसीलिए उन्होंने मुर्शिदाबाद के अंदर ऐसे बहुत से मंदिर बनवाए जो कि भगवान शिव को समर्पित थे। इनमें से एक मंदिर में आज मैं खड़ा हूँ, इसे कहते हैं 4 बंगला मंदिर। आगे जानूंगा क्या खास है मुर्शिदाबाद सिल्क में। उठाऊंगा स्वाद रग रग में गंगा के सफर की आखिरी मिठास का। डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन देंगे आप सब दर्शकों को अपना दिल से धन्यवाद। जानेंगे कैसे नमामि गंगे ने बनाया गंगा की यात्रा को निर्मल और अविरल। मुर्शिदाबाद बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा पारंपरिक रेशम का केंद्र है। 17वीं शताब्दी से रेशम यहाँ की एक स्वर्णिम विरासत रही है। देखिए, मुर्शिदाबाद सिल्क के बारे में कौन नहीं जानता, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है। मैं अभी भागलपुर से आ रहा हूँ, वहाँ का सिल्क भी बहुत पॉपुलर है। हाँ। तो भागलपुर सिल्क और मुर्शिदाबाद सिल्क में क्या फर्क है? भागलपुर सिल्क जो है वो ज्यादा तसर में होती है, ठीक है, और हमारा यहाँ जो मुर्शिदाबाद सिल्क होता है वो रेशम सिल्क होता है। हम मुर्शिदाबाद सिल्क के ऊपर ही काम करते हैं, तसर के ऊपर काम नहीं करते। अच्छा, तो अब ये आपका जो सिल्क है, हाँ, ये उससे हल्का होता है वजन में? मुर्शिदाबाद सिल्क तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत हल्की टाइप की साड़ी। हम जो प्रोडक्ट आपको दिखा है ना, सभी हैंडलूम में प्रोडक्ट होते हैं। तो पावर लूम पे स्विच नहीं किया ना आपने? ना ना ना, बढ़िया। सभी हैंडलूम में ही प्रोडक्शन है। चलिए, ऐसे बरकरार रहे ये, कहीं पावर लूम ना आए और जो हाथ की कारीगरी है उसको हाँ, मशीन आकर रिप्लेस ना करे। बंगाल के रसगुल्ले और पंतुआ के मीठे परिवार का एक और सदस्य है मुर्शिदाबाद का छेना बोरा, जो दोनों से ही बहुत अलग है। आप जानते हैं, बंगाल में जब किसी को करंट लगता है तो क्या कहते हैं? चोक छाना बड़ा हो ही गए लोग, यानी कि आंखें गोल गोल हो गई हैं, बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह। तो मैंने सोचा कि जिस खाने की चीज़ से कहावतें बन गई हों, उसे अगर मैंने नहीं चखा तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और वैसे भी मैं जानता हूँ कल तो मेरा मन खट्टा होने वाला है, क्योंकि कल मेरा शो का आखिरी दिन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ और मीठी यादें बटोर ली जाए। सही कहा मैंने? एकदम। अच्छा, ये बताइए, ये जो दिख रहा है मेरे सामने, ऐसा नहीं कि मैंने इसका दूसरा वर्जन नहीं खाया, मैंने छोटा वाला खाया है। हाँ। जिसे हम लोग गुलाब जामुन कहते हैं। गुलाब जामुन और इसमें क्या फ़र्क है? गुलाब जामुन बनता है खीर से, मोआ से, ये बनता है एकदम छेना से। मतलब जो गोल गोल लेची बनाता है ना, जब ये घी से उबलता है तो ये दिखता है बड़ा की तरह, मैंने छेना बड़ा। अच्छा, प्लम कहते हैं, प्लम जैसी हाँ, हाँ, जो फ्रूट होता है, हाँ। तो प्लम जैसे लग रहे हैं। लेकिन चलिए, तो ये आप लोगों के लिए मेरी कुछ आखिरी मीठी यादें बहरामपुर मुर्शिदाबाद में। अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है। आप जानते हैं, मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मैं जो ये शो कर रहा हूँ ये उसका आखिरी एपिसोड है।
और ये मेरी आखिरी मिठाई है जो इस शो पे मैं खाने वाला हूँ, और मैं अपना सफ़र ख़त्म कर रहा हूँ छैना बौड़ा के साथ में। तेरे पहलू में जब मेरी सुबह हुई तो हर लम्हे से मुझे मोहब्बत हो गई। मीलों लंबे खूबसूरत सफर का एहसास जो हुआ, मझधार की फिक्र क्यों करूं, किनारा अपना साथी। रग रग में गंगा के सफर की शुरुआत जब हुई तो इसी मकसद के साथ कि हर दिल में गंगा के लिए प्रेम, आस्था और भक्ति के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़े। आज जो प्यार और समर्थन हमें मिल रहा है, उससे लगता है कि शायद हम अपनी मंजिल के करीब हैं। रग रग में गंगा के दोनों सीजन्स को आपने भरपूर प्यार दिया, लेकिन वो प्यार आपने सिर्फ इस शो को नहीं दिया, वो प्यार आपने हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल दूरदर्शन नेशनल को भी दिया। जरा सोचिए, अगर दूरदर्शन का माध्यम नहीं होता तो इस प्रोग्राम के जरिए शायद हमारी मुलाकात नहीं होती। और ये इसी प्यार का नतीजा है कि आज दूरदर्शन के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल स्वयं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए आए। धन्यवाद राजीव। रग रग में गंगा के इस सफ़र को पग पग पर दूरदर्शन के दर्शकों ने जो सराहा, जो हमको सपोर्ट दिया, उससे हमारा इतना उत्साहवर्धन हुआ है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। इसकी पहली सीरीज राजीव सन 2019 में चली थी, जो आप ही ने प्रारंभ करी थी, गौमुख से गंगा सागर तक। जी। दूसरी सीरीज जो कि प्रारंभ करी गई बद्रीनाथ से, आप अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। जी। पहली सीरीज करीब 1.25 करोड़ दर्शकों ने देखी, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या थी और बहुत हमारे पास पत्र आए, बहुत लोगों ने लिखा हमको। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जी, उनका तो जो है, जो उद्देश्य है, वो हर भारतवासी का उद्देश्य है। इस माँ गंगा को हमको निर्मल, अविरल बहते रहने देना है, युगों युगों तक। सर, आप जब इतनी खूबसूरत बातें बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि एक महानिदेशक बात कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये वही कर सकता है जो गंगा का महत्व समझता हो। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हरिद्वार का। देखिए राजीव जी, मेरी पढ़ाई श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा के किनारे हुई। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया प्रयागराज से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, संगम के किनारे। तो गंगा तो जो है मेरे रग रग में है, लेकिन मैं ये कहूँगा मेरे ही रग रग में नहीं, हर भारतवासी के रग रग में। वो भारतवासी चाहे भारत में हो और चाहे विदेश में हो। जी। हमारा कार्यक्रम सब जगह देखा जा रहा है, और मैं कहना चाहूँगा YouTube पर हम इस कार्यक्रम को जो है वो डाल रहे हैं, और दर्शक जो हैं इसको जो मिस कर रहे हैं, जब ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है तो वो जाकर YouTube पे देख सकते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं एज एन ऑडियंस कि आपको क्या अच्छा लगा इस शो में, या क्या अच्छा लगता है आपको इस शो में? इस शो को जब भी मैं देखता हूँ तो एक भावनात्मक जुड़ाव मुझे जो है इससे नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे माँ गंगा का ये आशीर्वाद था कि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, जी। और उन्होंने यह संदेश हमें पूरे विश्व को देने के लिए एक माध्यम के रूप में चुना। बहुत सही कहा आपने सर। हम भी जब बनाते हैं, जब हम लोग ग्राउंड पर होते हैं, तो सब कुछ बिल्कुल हृदय से निकलता है। कम से कम 47 एपिसोड हम लोगों ने गंगा के किए हैं, और हमसे अगर आप पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं गंगा ने पूरी टीम को प्रेरणा दी कि हम इतने लंबे समय के लिए हम लोग गंगा के साथ में रहे। मुझे निकलना पड़ेगा सर, मेरा अंतिम पड़ाव बहुत करीब है अब यहाँ से। आज मैं गंगा से विदा लेने वाला हूँ। राजीव, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी प्रोडक्शन टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो संदेश देंगे वो अगला जब कार्यक्रम जब आएगा तब तक वो गूंजता रहे, मेरी ये शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कार्य जब इबादत बन जाए तब वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी NMCG का नमामि गंगे अभियान बन जाता है। नगर नगर, राज्य राज्य, बस प्रण एक ही, गंगा को निर्मल और अविरल करेंगे। हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि गंगा एक बहुत बड़े स्ट्रेच में आंख मीच करके आप आचमन कर सकते हैं इस योग्य पानी में। जहां आम लोगों की सुविधा के लिए खूबसूरत घाटों का निर्माण करवाया गया, वहीं दूसरी तरफ गंगा को साफ रखने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी STPs बनवाए गए। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए 169 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। तो अब वो माहौल हो गया है जब हमें लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और लगभग हमारे सारे प्रोजेक्ट गंगा नदी के किनारे पूरे हो चुके हैं। गंगा किनारे पेड़ लगवाना हो या फिर गंगा बेसिन में वेटलैंड्स को पक्षियों का आशियाना बनाने की तरफ कदम बढ़ाना हो, सब कुछ
तेज गति से हो रहा है। कहीं जलीय जीवों को संरक्षण देकर, तो कहीं पर गंगा किनारे बसे लोगों को रोजगार देकर एक यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और बिना थके, बिना रुके चल रही है। आगे है रग रग में गंगा के सुनहरे पलों से एक मुलाकात। होगा मां गंगा को आखिरी विदाई। याद है, रग रग में गंगा के सफर की एक एक याद को मुट्ठी में भर अपनी यात्रा के अंतिम छोर की तरफ मैं बढ़ा। किसी का हंसना, ए पहाड़े किनारे हिम्मत न हारी। अरे यार, नमस्ते, राधे राधे। किसी का हजारों बातें समझा जाना। मध्यम मार्ग अपनाओ, न नीचे जाओ न ऊपर जाओ। मैं इसी में जिया हूँ और इसी में मरूंगा भी। ऊपर अल्लाह, पानी में मल्ला। किसी का मन से बुलाना, किसी का सहलाना, मेरे बाबा बोलो। और किसी का जी भर खिलाना। क्या बोलते हैं, सुपरा साहब। ये शो भी गजब है और ये सफर भी गजब है। मैं जीत गया, मैं जीत गया। धरा पर जब से ये बह रही है, दिल में उतारो इसे, यही कह रही है। दिल में उतारो इसे। राजीव जी, अभी आप मौजूद हैं सीमा सुरक्षा बल की अंतिम पोस्ट निमतिता बीओपी पर, जो कि गंगा नदी के यात्रा के अंतिम छोर, जो कि यहाँ से बांग्लादेश की तरफ बढ़ जाती है। ठीक हमारे सामने गंगा रिवर है जी, जो कि बांग्लादेश में एंटर होते ही पद्मा के नाम से जानी जाती है जी, ठीक हमारी दाहिने ओर, जहाँ पर गंगा नदी दो हिस्सों में विभाजित होती है, जी, जिसका एक हिस्सा भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जी, जो कि भारत में एंटर हो जाता है। जी। और अगर हम ठीक हमारे सामने देखें तो सामने हमें बांग्लादेश का तटीय इलाका नजर आता है। तो नदी के उस पार, गंगा के उस पार जो है वो बांग्लादेश है। जी बिल्कुल। अब इसे संजोग समझ लीजिए कि पहले एपिसोड में जब गंगा का स्वागत किया था तब भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सैनिकों से मिला था, और आज जब यहाँ पर गंगा से विदा लेने के लिए आया हूँ तो सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों के साथ में हूँ। और इनसे मुलाकात तो होनी थी क्योंकि मैं इस समय भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे हूँ, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि सामने बांग्लादेश है जी। तो यहाँ पर आप लोग दिन रात गंगा को देखते होंगे बांग्लादेश में जाते हुए जी। तो कुछ अनुभव करते हैं कि गंगा जी गई और बन गई पद्मा जाके बांग्लादेश में, जी। कुछ अंदर से कुछ महसूस करते हैं? जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सीमा सुरक्षा बल के प्रत्येक सीमा प्रहरी के नसों में खून नहीं, गंगा का निर्मल जल बहता है, क्योंकि इसी निर्मल भावना के साथ हम देश की सेवा और सिक्योरिटी दोनों मुहैया करवाते हैं। ऐसे नहीं है, सीमा सुरक्षा बल जो है पूरे देश में इतना बहुत ही काबिल तारीफ काम करते हैं आप लोग। मुझे बड़ी एक किस्म की एक्साइटमेंट है कि क्या हम वहाँ जा सकते हैं जहाँ पे गंगा हिंदुस्तान में जाती है और इधर से बांग्लादेश जाती है? बिल्कुल 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 चल सकते हैं। और ये वादा करेंगे आपके सामने से गोलियां नहीं चलेंगी? नहीं नहीं, श्योर, बिल्कुल जी जी। एक अजीब किस्म का रोमांच महसूस होता है हम सिविलियंस को कि हम किसी बॉर्डर के इतने करीब हैं। बिल्कुल। अच्छा, पानी कितना गहरा होगा यहाँ पे? लगभग 150 to 200 फीट पानी की डेप्थ। 200 फीट? जी। समुद्र जितना हो गया? जी बिल्कुल। देखिए कितनी भव्य जगह में खड़ा हूँ। चारों तरफ गंगा है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ हिंदुस्तान है, बीच में हम। अद्भुत। अभी हम लोग तकरीबन आईबी के नज़दीक आ गए हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर। तो अभी आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ पूरा बांग्लादेश जी, दूरबीन से नजर आ रहा था वो अब साक्षात आंखों से नजर आ रहा है। जी। ये सामने जो आप ज़मीनी क्षेत्र देख रहे हैं, तो चार लैंड कहते हैं। इस चार लेन का जो क्षेत्र है कुल मिलाकर 54 किलोमीटर का है, जिसमें से 90% भारत के अंदर है और 10% बांग्लादेश के पास। तो यही वो स्थान है जहाँ से गंगा एक तरफ से बांग्लादेश में चली जाती है और एक तरफ से भागीरथी बनकर हिंदुस्तान में चली जाती है।
क्या करूं, ये वो पल हैं, वो क्षण हैं जब मेरे दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ रहे हैं। आप भी सोचते होंगे ना कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। मैंने गंगा के साथ में इतना वक्त बिताया, गंगा के तटों पर गया, उसके तटों पर बसे शहरों में गया, गाँव में गया, लोगों से मिला। मैं कैसा महसूस करता हूँ तो मैं आपको बताऊँ, इस शो ने और गंगा ने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए बहुमूल्य है। अपनी सहयोगी नदियों को साथ लेकर हजारों जीवों का आसरा बनती हुई, करोड़ों लोगों को आजीविका देती हुई गंगा अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। मेरे लिए उसे पूजने के लिए इतना ही काफी है। क्या कुछ नहीं सिखाया मुझे। सर्वधर्म समभाव, गंगा से बेहतर और कौन ये बात दर्शाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, गंगा ने मुझे इन सभी धर्मों से मिलवाया और हर धर्म की दहलीज पर मिली आपकी दुआ और हर द्वार पे मिले आपके आशीष ने मुझे हर धर्म का बनाया। सदियों से हमारी नासमझी, हमारी बेखबरी, हमारी अज्ञानता से जूझती हुई गंगा ने मुझे संघर्ष का सही अर्थ सिखाया और माथे की शिकन को भुलाकर होठों पे कैसे मुस्कुराहट रखते हैं, ये गंगा के तट पर बसे लोगों ने मुझे सिखाया। पर जिस बात का मैं सबसे ज्यादा ऋणी हूं वो बात यह है कि शो ने मुझे मेरे अपनों से यानी आपसे मुझे मिलवाया और मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करके यकीन मानिए आपने मेरा मान बढ़ाया। इस शो ने अगर कुछ कीर्तिमान तोड़े तो उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इसने हजारों दिल भी जोड़े। हमने कुछ नया नहीं किया, बस रोजमर्रा की जद्दोजहद में धुंधली होती हुई कुछ बातों को एक बार फिर ताजा किया। हमने गलियों में घूमकर या छतों पर चढ़कर इस शो के कोई शंख नहीं बजाए। फिर भी करोड़ों लोग गंगा के प्यार भरे आह्वान को सुनकर स्वयं चले आए। ये शो आपसे है और आपका है। ये यादें आपसे थीं और आपकी हैं। ये सफलता आपकी थी और आपकी है और ये गंगा आपकी थी और हमेशा आपकी रहेगी। रुखसती का गम है शायद इसीलिए आज मेरी आंखें नम है। सिर्फ मेरी नहीं, रग रग में गंगा की पूरी टीम की। क्योंकि आप जानते हैं कि ये शो सिर्फ मुझसे नहीं बनता। इस शो में मुझसे कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा योगदान इनका रहता है। मैं और आप अगर मिलते हैं तो ये संभव उनकी वजह से हो। तो आज रग रग में गंगा की पूरी टीम को इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। लेकिन हम जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि जो रिश्ता हमारा इस शो के द्वारा कायम हुआ है वो रिश्ता हमेशा चलता रहे और जिसकी वजह से ये संभव हुआ है उस गंगा का पानी हमेशा निर्मल और अविरल रहे। ध्यान रखिएगा, खुशियां खर्चेंगे तो खुशियां कमाएंगे। गुड नाइट, शब्बा खैर, रग रग में।